नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। हम लोग शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। हमें बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि गणित बहुत ही भारी सब्जेक्ट है, बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि गणित से आसान मुझे कुछ नहीं लगता है। गणित एक ऐसा शब्द है जो कि आपको आधा से ज्यादा कंटेंट अपने नाम में ही दे देता है। तो आज सबसे पहले हम इन दो चर वाले रैखिक समीकरण को उसके नाम से ही समझते हैं। यहाँ पे आया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो का मतलब तो समझ आता है कि गिनती का दो है। चर क्या होता है? पहला प्रश्न यही बनता है। यदि आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 को अच्छा से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चर क्या होगा। लेकिन पता ही है हमें कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो हम फिर से एक बार जान लेते हैं कि चर क्या क्या होता है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। चर का मतलब होता है जिसका मान फिक्स नहीं हो, जिसका मान निश्चित नहीं हो, उसे हम चर कहते हैं। जैसे चर एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपके पास एक बड़ा सा खाली डब्बा है, उसमें कुछ नहीं है, आपने उस डब्बा में 2 आम रख दिए, तो अब वो डिब्बा का मान हो जाएगा 2। अब उस डिब्बे का मान हो जाएगा 2। अब उसने आप उसमें आप क्या किए, 2 आम को निकाल लिए और 5 कंचे डाल दिए। अब उस डिब्बे का मान हो गया 5। तो चर भी उसी तरह है। चर का कोई भी मान फिक्स नहीं होता है। कभी चर का मान 5 आ जाएगा, कभी चर का मान 10 आ जाएगा, कभी चर का मान 25 आ जाएगा। तो जिसका मान निश्चित नहीं हो उसे चर कहते हैं। और इसे हम जनरली अंग्रेजी के अल्फाबेट से सूचित करते हैं। जैसे एक्स हो गया, एक्स बहुत फेमस है, चर के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो एक्स है। ए है, आपका जो मर्जी हो आप यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा चर। अब चर के बाद हम समझते हैं अचर। चर का जस्ट उल्टा, इंग्लिश में से बोलते हैं कांस्टेंट। अचर क्या होता है? अचर मतलब जिसका मान एकदम फिक्स हो, निश्चित हो, कभी भी नहीं बदले। जैसे हम यहाँ पे 5 लिख दिए तो वो 5 ही है, कभी भी 6 नहीं हो सकता। यहाँ डिब्बा वाला बात नहीं आएगा। तो यहां से आप समझ चुके होंगे कि चर किसे बोलते हैं, जिसका मान फिक्स हो उसे अचर कहते हैं, जिसका मान फिक्स नहीं हो, अनिश्चित हो, उसे हम चर कहते हैं। चर को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से दर्शाया जाता है और अचर गिनती के द्वारा, गिनती की जो संख्या होती है हमारी, उसके द्वारा लिखा जाता है। अब हम यहाँ पे चर और अचर को तो समझ लिए चर क्या होता है। अब यहाँ पे आता है समीकरण। अब क्या आता है? समीकरण। तो समीकरण भी बहुत आसान चीज है, इसे समझना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। समीकरण का मतलब होता है, समीकरण का मतलब होता है बराबरी का संबंध। समीकरण का मतलब समझिए बराबरी का संबंध। बराबरी का संबंध। जब गणित में हम दो संक्रियाओं को बराबर लिख देते हैं, दो संक्रियाओं के बीच बराबर लगा देते हैं और तब हम उसे बोलते हैं समीकरण। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x + 5 और हम बीच में लगा दिए यहाँ पे 8, तो ये हमारा एक समीकरण हो गया। हाँ, अगर बराबर को हटा दिए, इक्वल के साइन को हटा दिए, तो ये समीकरण नहीं होगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और समीकरण क्या होता है। और ये आप लोगों ने क्लास 6 से लेकर 9 तक में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आज समझ लिए चर और अचर क्या होता है। अब यहाँ पे है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी यहाँ पे अगर हम देखें, ये इस समीकरण को यदि हम देखते हैं तो इसमें मेरे पास एक चर है जो कि x है, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है दो चर वाले। यानी हमें ऐसा समीकरण लेना है जिसमें कम से कम दो चर हो। ये हो गया, इसमें दो चर वाले हैं। रेखिक मतलब क्या होता है? रेखिक मतलब जिसका घात, जिसमें चर की घात 1 हो। तो यहाँ पे तो चर का घात 1 ही है, तो ये हो गया हमारा दो चर वाले रेखिक समीकरण। यानी इस चैप्टर में हम इस तरह के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसे हल करना, इसे निकालना, इसके बीच संबंध को इस चैप्टर में आज हम लोग जानेंगे। अब बाकी आप बोलिएगा कि ये सब कब पढ़ेंगे, तो ये सब हम लोग क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं। जो जिनको भी एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना या समझ में नहीं आता है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यहीं रोकें और क्लास 8 का दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी के बुक से जाइए, 10 मिनट लगेगा, उसको पूरा कर लीजिए, उसके बाद इसको आगे देखिएगा। आज हम लोग समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, अब यहां से प्रश्न उठता है कि समीकरण को हम क्यों पढ़ें। ये हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही गणित का नाम सुनते हैं कॉपी कलम निकालते हैं, बुक निकालते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और फटाफट सॉल्व करने लगते हैं। नहीं, हमें क्वेश्चन करना है, क्यों कर रहे हैं,
किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये सब जानना है। तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्यों पढ़ें, प्रश्न तो यहाँ पे उठता ही है कि हम समीकरण को क्यों पढ़ें, समीकरण के पढ़ने से क्या लाभ है। तो देखिए समीकरण के पढ़ने से बहुत लाभ है। हम अज्ञात राशि को इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि रमेश के पास कुछ बकरियां थी, एक कहानी से हम इसे समझते हैं। रमेश के पास कुछ बकरियां थी, माना कि उसके पास x बकरियां थी, उसमें से 5 बकरी मर गई मतलब वो कम हो गई, यानी 5 घटा लेते हैं। अब उसके पास 4 बकरियां हैं। तो बताइए प्रारंभ में रमेश के पास कितनी बकरियां थी। तो हम इसे आसानी से हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस का 5 है ना। ध्यान रखना है समीकरण को हल करते समय कि चर एक साइड हो और अचर एक साइड हो। तो इसे कैसे हल किया जा सकता है, यानी हमको 5 को यहाँ से गायब करना होगा। 5 माइनस में, तो 5 को गायब करने के लिए हम +5 दे देंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो काम इधर करेंगे वही काम उधर करेंगे। दोनों साइड हम 5 को +5 को ऐड कर देंगे, तो इधर से 5 खत्म और इधर 5 आ जाएगा। तो यानी x बराबर कितना आ गया 9। यानी रमेश के पास शुरू में 9 बकरियां थी। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम समीकरण के सहायता से हल कर सकते हैं, इसलिए समीकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को सबसे पहले हम हल करने की विधियां के बारे में समझेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कुल 6 विधियां हैं। कुल 6 विधियां हैं। दो चर वाले समीकरण को हल करने की कुल 6 विधियां हैं। तो उन्हीं 6 विधियों को एक एक करके हम जानेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो पहली, हाँ एक चीज और यहाँ पे था, युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। यानी इस चैप्टर में जब भी हम पढ़ेंगे तो जैसे 2x + 3y = 5, ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन इसे हम डायरेक्ट हल नहीं कर सकते। इसको हम तभी हल कर सकते हैं जब ये जोड़ा में होगा। तो युग्म मतलब जोड़ा होता है। यानी जैसे यहाँ पे 3x + 4y = 6, ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। जब मेरे पास दो समीकरण रहेंगे तभी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक समीकरण ले लेते हैं। एक समीकरण क्या ले लेते हैं, जैसे है 8x + 5y और बराबर में है 9। फिर है 3x + 2y = 4। 3x + 2y = 4 को हल करना है, को हल करें। यानी इसमें से हल करने, समीकरण के हल करने का मतलब यही होता है कि x का मान कितना है, y का मान कितना है। यानी x और x के जगह पर क्या बैठा दें और y के जगह पर क्या बैठा दें, जिससे इस समीकरण इस साइड 9 हो जाए, क्योंकि इधर 9 है तो इधर भी 9 होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार x और y के जगह पर क्या रख दें जो कि इधर भी 4 आ जाए। तो इसको हल करने की बहुत सी विधियां, 6 विधियां हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला जो विधि हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है तुलनात्मक विधि। तो इस समीकरण को हम सबसे पहले तुलनात्मक विधि से हल करना सीखेंगे। तुलनात्मक विधि के बाद फिर बहुत सारी विधियां एक एक करके सबको देखते हैं। इस समीकरण को हम तुलनात्मक विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तुलनात्मक विधि में करना क्या है, तो नाम से ही पता चल गया कि तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है। तो तुलना कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है उसको लिख लीजिए। 8x + 5y = 9। फिर है 3x + 2y = 4। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहां से हो जाएगा 8x + 5y = 9। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो 8x को इधर से हटाना है, 8x इधर प्लस में, यानी माइनस का 8x दोनों तरफ देना होगा। और इधर हम माइनस का 8x देंगे तो 8x और 8x कट जाएगा और इधर बच जाएगा 5y बराबर, इधर हो जाएगा 9 - 8x। और ये यहाँ से हमको 5 को हटाना है तो 5 से भागा देना होगा दोनों साइड। तो इधर तो 5 खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा 9 - 8x का भागा 5। और इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। इसे हम लोग समीकरण 3। ठीक उसी प्रकार हम लिखेंगे फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या है, तो समीकरण 2 में है 3x + 2y = 4। यहां से फिर हम y का मान निकाल लेंगे, इधर कर देते हैं। इधर देखेंगे तो 3x प्लस में, तो उधर माइनस में आ जाएगा। यहां से 4 - 3x और 2 इधर गुना में तो उधर भागा में चला जाएगा। यहां से हमारा y का एक और मान निकल गया, इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 4।
तो देखिए कुछ नहीं किए, तुलनात्मक विधि बहुत ही आसान है। सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लिए, फिर लिखे समीकरण एक से समीकरण एक को लिख लिए, यहाँ से बाई का मान निकाल लिए और इसको मान लिए समीकरण 3, इसको मान लिए समीकरण 3। फिर उसी तरह समीकरण दो से भी बाई का मान निकाल लिए और इसको मान लिए समीकरण 4। अब कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 3 और 4 से हम देखते हैं, समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से। तो यहाँ पे अगर दोनों को ध्यान से देखें तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष है, बाई और बाई है, यानी दोनों साइड सेम है। तो अगर दोनों साइड सेम है तो राइट साइड का भी दोनों सेम ही होना चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं 9 माइनस 8x बटे 5 बराबर 4 माइनस 3x बटे 2। अब हम इसको हल कर लेते हैं, और ये हल करने की विधियां आप लोग कक्षा 8 में ही सीख चुके होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो पहले जाइए कक्षा 8 की एनसीईआरटी को बनाइए, उसके बाद इसको देखिए, नहीं तो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 16x, यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 15x, ये 3 है। अब यहां से 18 को उधर कर लेंगे और 15 को इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, नहीं 16 को ही उधर कर देंगे, तो इधर 16 माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बचेगा x। और यहाँ पे 20 प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी x का मान जो निकल गया 2, -2 निकल गया। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या किए हैं। कुछ नहीं किए हैं, माइनस में 16 था, इसको उधर भेजें, तो माइनस में 16 इधर है तो उधर गया तो प्लस हो गया, और एक उधर पहले से माइनस में 15 था, तो -15 प्लस 16, तो प्लस का x बच गया। अब 20 को हम इधर ले आए, तो इधर 18 प्लस में पहले से था और 20 भी प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 18 प्लस और 20 माइनस, तो बच गया -2। ये हो गया। अब कुछ नहीं करे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 है, किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन हमको 3 या 4 में ही रखना है, वहां से हमको आसानी से बाई का मान मिल जाएगा। तो बाई बराबर 9 माइनस 8 गुना -2 बटा 5, यहां से हमारा बाई का मान निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 16 बटा 5, तो 9 और 16 कितना हो जाता है, 9 और 16 25 बटा 5, तो ये कट के कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से बाई बराबर 5। यहाँ से हमारा जो समीकरण है वो हल हो चुका है, x का मान हमारा 2 आया और बाई का मान 5। तो ये था तुलनात्मक विधि। तो अब हम लोग समीकरण को हल करने के तुलनात्मक विधि को समझ चुके हैं। अब हम लोग अगली विधि की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि को। इसी समीकरण को अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। वो भी बहुत ही आसान विधि है और इसी विधि से मिलती जुलती विधि है। तो अब हम इसी समीकरण को दूसरा विधि जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। देखिए नाम से ही क्लियर है, प्रतिस्थापन मतलब किस फिर से स्थापन मतलब बिठाना है कहीं, है ना, किसी का मान निकाल के उसको फिर से रखना है, नाम से ही पता चल रहा है। तो सबसे पहले वही करेंगे जो पिछले बार किए थे, 8x प्लस 5y बराबर 9 को मान लेंगे समीकरण 1, फिर लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 4 को मान लेंगे समीकरण 2, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9, यहाँ से सेम टू सेम पहले वाला ही काम करेंगे जैसे हम किए थे पिछली बार। तो यहाँ से 8x प्लस में तो उधर हो जाएगा माइनस में, यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 8x, 5 इधर गुना में तो उधर तो भागा में हो जाएगा 9 माइनस 8x बटे 5। इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब यहां से हमको चेंज करना है, अब तो पहले वाला ही विधि था ये, लेकिन अब हमको यहां से चेंज करना है। चेंज क्या करना है कि बाई का मान अब हमको समीकरण 2 में रखना है। उसमें क्या कर रहे थे, समीकरण 2 से भी बाई का मान निकालना, नहीं यहाँ पे बाई का मान यहाँ पे बिठाना है, प्रतिस्थापन माने स्थापना करना है बाई को कहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बाई का मान रखते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x
समीकरण 2 हमारा है 3x है ना प्लस 5 y का मान जो है उसको हम लिख लेते हैं। y का मान क्या है 9 माइनस 8x अब बटा 5 अब बराबर 4। तीन सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 2y, 2 और y की जगह पर जो है वो लिखते हैं 9 माइनस 8x अब बटा 5 और बराबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण। अब हम लोग यहाँ से बहुत से लोग कंफ्यूजन करते हैं कि ब्रैकेट का यूज कब करना है। तो जब भी हम लोग एक से अधिक संख्या होता है तो जैसे यहाँ केवल 9 होता है तो हम ब्रैकेट नहीं देते। यहाँ पे 9 माइनस 8x है इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट का यूज किए हैं। ब्रैकेट तभी यूज किया जाता है जब एक से अधिक संख्या हो। अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 2 से गुना कर देते तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 माइनस 16x बटे 5। इसको ब्रैकेट में ही रखना है बराबर 4। अब इन नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको हम एलसीएम लेके इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15x प्लस 18 माइनस 16x बराबर 4। अब इधर 5 इधर भागा में है, बटा मतलब भागा ही होता है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 15x प्लस 18 माइनस 16x बराबर 20। अब यहाँ से अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से ये हो जाता है -x और इधर 18 प्लस में तो उधर चल जाएगा माइनस में, यानी 20 माइनस 18 यानी 2। अब यहाँ पे माइनस है तो -1 से दोनों साइड गुना कर देंगे तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा -2, यानी x का मान हमारा कितना निकल चुका है -2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या था, तो समीकरण 3 ये रहा हमारा y बराबर 9 माइनस 8x बटे 5। तो उसमें हम बिठा देते हैं तो 9 माइनस 8 गुना -2 बटे 5। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 9 और 8 दूना 16 यानी 25 बटे 5 कट के हो जाएगा 5, यानी यहाँ से हमारा निकल गया y बराबर 5। तो यहाँ से हमारा ये समीकरण हल हो चुका है, x बराबर -2 और y बराबर 5। तो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि, बहुत ही आसान है। पहले वाला विधि और ये दूसरा विधि दोनों लगभग दोनों सेम ही है। अब हम तीसरा विधि बनाएंगे जिसका नाम है लुप्तीकरण विधि। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, समीकरण को किसी भी विधि से हल करें आंसर सेम ही आएगा। जैसे पिछली बार भी हम बनाए थे तो x बराबर -2 और y बराबर 5 ही आया था। अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा। अब हम तीसरी विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि से इस समीकरण को हल करेंगे। तो हम लोग उसी समीकरण युग्म को लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे। लुप्तीकरण जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लुप्त यानी गायब करना है, इसमें बस वही करना है, गायब करना। सबसे पहले जब भी आप गणित बनाना स्टार्ट करें, यहाँ पे आंसर कभी नहीं लिखे, हल ही लिखे, क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते हैं, उसको हल करते हैं। अब यहाँ पे वही करेंगे, 8x प्लस 5y को मान लेंगे समीकरण 1 और 3x प्लस 2y बराबर 4 को मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो हमको गायब करना है, या तो x को गायब करो या तो y को गायब करो। तो गायब कैसे करेंगे, तो देखेंगे दोनों को बराबर करने का कोशिश करेंगे। अगर पहले से बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, और बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को कैसे बराबर कर सकते हैं। तो बराबर करने का सबसे आसान विधि है, हम y को गायब करना चाह रहे हैं इसलिए इसमें 2 जो है 2 को इसमें गुना कर देते हैं और 5 को इसमें गुना कर देते हैं, यानी 2 से गुना करना होगा समीकरण 1 में और 5 से गुना करना होगा समीकरण 2 में। दोनों बराबर हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, लेकिन दोनों का चिन्ह एक ही है। तो दोनों का चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, तभी दोनों कटेगा और गायब होगा। तो चिन्ह अलग करने के लिए क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना कर घटाने पर
अब देखिए यहाँ पे ये याद रखिएगा, जब भी सेम चिन्ह हो यहाँ पे प्लस प्लस या माइनस माइनस तो घटाएंगे, अगर अलग अलग चिन्ह है अलग अलग तो उसमें जोड़ना होता है। तो अब इसमें हम करते हैं समीकरण 1 में कितना से गुना करना है 2 से, तो इसमें 2 से गुना करते हैं तो 8 दूना 16 पूरे में करना है, ये नहीं कि 5 को घटाना 5 में, नहीं पूरे में करना है। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 10/, और ये हो जाएगा 18। अब यहाँ ये इसमें कितना से गुना करना है 5 से करना है, तो इसमें करेंगे 5 × 15x प्लस 10/, अब बराबर 5 × 20। अब क्या करना है घटाना है। तो आप लोग क्लास 9 में ही पढ़ चुके होंगे कि, और 8 में भी पढ़े होंगे कि घटा कैसे किया जाता है। तो घटाने के लिए हम माइनस से सब में गुना कर देते थे। यहाँ प्लस है पहले से ही, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस। यहाँ 16 प्लस में और 15 माइनस में, तो यहाँ पे x बच जाएगा प्लस में, 10 प्लस में और 10 माइनस में, ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा 18 प्लस में 20 माइनस में, तो यहाँ पे बच जाएगा -2, यानी x का मान हमारा निकल गया -2। अब वही करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने का, तो समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 × -2 प्लस 5/, बराबर 9। ये हो जाएगा 8 दूना 16, यानी -16 प्लस 5/, बराबर 9। अब इधर 16 माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 5/, बराबर 9 प्लस 16, यानी 5/, बराबर 25। तो ये हो जाएगा 22 बराबर 25/5, यानी 5, यानी 22 का मान निकल गया हमारा 5। लुप्तीकरण सबसे आसान विधि होता है और ज्यादातर स्टूडेंट लुप्तीकरण का ही उपयोग करता है। तो ये था हमारा लुप्तीकरण विधि। अब हम लोग चौथा विधि बढ़ेंगे जिसका नाम है बज्रगुणन विधि। आप लोग पहले लुप्तीकरण को अच्छा से समझ लीजिए। इसमें से x को भी कटा सकते हैं आप, y को भी कटा सकते हैं। ये था हमारा लुप्तीकरण विधि। बज्रगुणन विधि से हल करना सीखेंगे इस समीकरण को। बज्रगुणन विधि से हल करेंगे इस समीकरण को। वज्रगुणन विधि से कैसे हल करें, तो वज्रगुणन की विधि सबसे आसान विधियों में से एक है। उसका एक फॉर्मूला आता है x/bf - c y बराबर cd - af बराबर 1/ae - bd। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि x/bf - c y/cd - af बराबर 1/ae - bd आया कहाँ से। तो इसको भी हम प्रूव करेंगे। उससे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। इस फॉर्मूला को पहले याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसे प्रूव भी करेंगे। कहाँ से ये फॉर्मूला आया वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो समीकरण है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ये फॉर्मूला बार बार लिखना नहीं है, याद करना। हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए इस फॉर्मूला को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले लिख लेना 8x प्लस 5y, और इधर जो 9 है इसको इधर ही ले लेना है, तो ये हो जाएगा -9 बराबर 0। अब इधर जो 4 है उसको भी उसी तरह लिख लेना है, 3x प्लस 2y और -4 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो x है, x के जो पहले होता है उसे हम a बोलेंगे, y के जो पहले होता है उसे b बोलेंगे, और यहाँ पे जो रहेगा उसे c बोलेंगे। यहाँ पे जो है d, ये हो गया हमारा e, और ये हो गया हमारा f। अब हम सेम टू सेम हल करते हैं। यहाँ से तो हो जाएगा x बटा क्या बोल रहा है bf, b कितना है, तो b हमारा ये हुआ a b हमारा 5 है, और बोल रहा है f हमारा -4 हुआ, bf माइनस c कितना है हमारा -9, और e हमारा कितना है 2, ये हमारा 1 हो गया। आराम से करना है, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करना है। फिर होगा ये y बराबर cd, तो c हमारा -9 है और d हमारा 3 है। फिर -af, a हमारा 8 है और f हमारा -4 है, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे करना है 1/ae, a हमारा 8 है और e हमारा 2 है। अब -bd, b हमारा 5 है और d हमारा 3 है, 5 × 3। अब हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 5 × 20 लेकिन माइनस में, यहाँ पे -9×18 लेकिन माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा y/9×27 माइनस में, और -32 माइनस में। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/8 × 16 और -15। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा x बटा -20 और माइनस +18। अब यहाँ से हो जाएगा y बटा -27 और माइनस +32। अब यहाँ से हो जाएगा 1, हाँ एक तो नीचे लिखेंगे नहीं तो 16 में 15 जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बटा -2 बराबर y बटा 5 अब बराबर 1।
अब इसका मतलब समझिए, x बटा माइनस 2 बराबर y बटा 5 बराबर 1, मतलब इसका ये जो है इसका बराबर 1 है और इसके बराबर भी 1 है, तो हम अलग अलग भी इसे लिख सकते हैं, इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसे अलग ही कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x बटा माइनस 2 के बराबर है 1 और साथ में y बटे 5 के भी बराबर है 1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 2 और हमारा y बराबर 5। तो ये हुआ हमारा बीजगणित विधि, बहुत ही आसान है, बस ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है। बार बार हम इस फॉर्मूला को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे, ये फॉर्मूला मन में याद होना चाहिए। सॉरी, फॉर्मूला तो मिटा दिए हैं, जो फॉर्मूला है वो मन में याद होना चाहिए। यहाँ पे है फॉर्मूला, ये रहा, मन में याद होना चाहिए, बार बार फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, ये बहुत ही आसान विधि है। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। अब हमें ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध कैसे करें? तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समीकरण ले लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और एक और समीकरण लेंगे dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। ये हुआ हमारा दोनों समीकरण। इन दोनों समीकरण को हमें लुप्तीकरण विधि से हल करना है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो लुप्तीकरण से हल करने के लिए सबसे पहले इसको हम भगाते हैं, इसको कटाएंगे, तो इसमें क्या करना होगा, डी से गुना करना होगा और इसमें ए से गुना करना होगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में डी से तथा समीकरण 2 में ए से गुना कर घटाने पर, यहाँ पे दोनों का चिन्ह प्लस ही है इसलिए घटाना पड़ेगा। अब हम लोग करते हैं इसमें, तो इसमें डी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस सी डी बराबर 0। इसमें अगर हम ए से गुना करते तो ये हो जाएगा ए डी एक्स प्लस ए ई वाई प्लस ए एफ बराबर 0। अब इसको घटाना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा बी डी बाई माइनस ए ई बाई प्लस सी डी माइनस ए एफ और बराबर 0। अब इसमें से कुछ सेम दिख रहा है y, तो y को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा बी डी माइनस ए ई। अब ये इधर माइनस में उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस में, सी डी भी प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में। अब इधर ये बी डी माइनस ए ई गुना में है तो उधर हो जाएगा बटा में, तो यहाँ से हो जाएगा बाई बराबर ए एफ माइनस सी डी और बटा बी डी और माइनस ए ई। इसको हम लोग और अच्छा से लिख सकते हैं, तो यहाँ से उल्टा कर लेते हैं, इसको बाई बराबर सी डी को पहले लिख लेते हैं, ए एफ को बाद में, और माइनस से गुना कर देते हैं, ऊपर में भी और नीचे में भी माइनस से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा सी डी और माइनस ए एफ। ये मत यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो माइनस था यहाँ प्लस कैसे, इसमें माइनस से हम गुना किए, तो यहाँ से हो गया प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब फिर नीचे में भी माइनस से गुना किए तो ऊपर में भी एक माइनस और नीचे में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए ई माइनस बी डी। यहाँ से हमारा निकला बाई का मान निकल गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ सी डी और माइनस ए एफ से भाग दे देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर सी डी माइनस ए एफ से भाग देने पर अब दोनों तरफ जब हम सी डी माइनस ए एफ से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा बाई बटे सी डी माइनस ए एफ, और इधर से जब भाग देंगे तो सी डी माइनस ए एफ कट जाएगा, तो इधर बचेगा 1 बटे ए ई माइनस बी डी। ये हमारा एक प्रूफ हुआ, बाई बराबर 1 बटे ए ई माइनस बी डी, बाई बटा सी डी माइनस ए एफ, बाई बटा सी डी माइनस ए एफ बराबर 1 बटा ए ई माइनस बी डी। एक हमारा ये प्रूफ हुआ, तो ये हो गया। अब हम x का भी प्रूफ करते, तो x को प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, बाई को कटाना होगा, बाई को कटाना होगा तब जाके हमारा x का निकलेगा। तो बाई को कैसे कटा सकते हैं, तो समीकरण 1 में e से गुना करना होगा और समीकरण 2 में b से गुना करना होगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में e से तथा समीकरण 2 में b से
गुना कर घटाने पर। तो अब हम इसको इधर करते हैं, थोड़ा सा जगह का कमी है ना, तो करते हैं। तो इसमें समीकरण 1 में ई से गुना करना है। इसमें जब ई से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए ई एक्स प्लस बी ई बाई प्लस सी ई बराबर 0। इसमें जब हम बी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी एक्स प्लस बी ई बाई प्लस बी एफ बराबर 0। अब फिर क्या करना करना हमको घटाना है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। 0 का तो कुछ करना ही नहीं है, 0 में कुछ भी कर लेंगे प्लस माइनस, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो ये हो जाएगा ए ई एक्स माइनस बी डी एक्स, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा प्लस सी ई माइनस बी एफ बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आएगा ए ई माइनस बी डी, और बी एफ इधर प्लस में माइनस में तो उधर चल जाएगा प्लस में, सी इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ से x बराबर ये जो गुना में है तो उधर चल जाएगा बटा में, बी एफ माइनस सी ई बटे ए ई माइनस बी डी, ये हमारा x का मान निकला। अब क्या करते हैं, वही सेम दोनों ओर बी एफ माइनस सी। अब यहाँ पे हम माइनस लेके चेंज नहीं किए क्योंकि मिल गया है यहाँ पे ए ई माइनस बी डी, इसलिए चेंज नहीं किया। अगर नहीं मिलता तो हम चेंज करते। यहाँ से दोनों ओर बी एफ माइनस सी ई से भाग देने पर, तो अब भाग देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x बटे बी एफ माइनस सी, और इधर से बी एफ माइनस सी कट जाएगा, बचेगा 1 बटे ए ई माइनस बी डी। तो यहाँ से हमारा ये भी प्रूव हो चुका है, x बटा बी एफ माइनस सी बराबर 1 बटा ए ई माइनस बी डी, और तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बटा बी एफ माइनस सी ई बराबर बाई बटा सी डी माइनस ए एफ बराबर 1 बटा ए ई माइनस बी डी। यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला प्रूव्ड होता है, PROVED प्रूव्ड। तो ये था हमारा लुप्तीकरण का जो फॉर्मूला, x बटे बी एफ माइनस सी बाई बटा सी डी माइनस ए एफ और 1 बटा ए माइनस बी डी। कहाँ से लाए थे, तो ये समीकरण से ही लाए थे, और उसे हम लुप्तीकरण से हल करके ही निकाले थे, जो कि हमारा प्रूव हो चुका है। वैसे प्रूव तो पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछ दे, पूछे चाहे नहीं पूछे, आपको हर एक चीज जानना है। ये फॉर्मूला क्यों आया, यही फॉर्मूला हम यहाँ क्यों लगाए, इस तरह से मैथ को पढ़ना, ये नहीं कि एग्जाम में पूछेगा तब जानेंगे। अब हम 5वां विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुपात निर्णय विधि। अब हम लोग अंतिम विधि जो है हमारा अनुपात निर्णय विधि, 5वां विधि, अंतिम विधि नहीं है, एक 6ठा विधि है ग्राफीय विधि, उसको भी सीखेंगे। तो हमारा जो 5वां विधि है अनुपात निर्णय विधि, उसके बारे में जानते हैं। अनुपात निर्णय विधि में कुछ नहीं करना, ठीक उसी प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। लुप्तीकरण में हम लोग क्या कर रहे थे, x को कटवा रहे थे या तो y को कटवा रहे थे। अनुपात निर्णय में क्या करना, अचर पद जो इधर है ना 9 4, उसको कटवाना है। तो उसको कैसे कटेगा, इसमें 4 से गुना कर देंगे, इसमें 9 से दोनों 36 हो जाएगा, और घटा लेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुना कर घटाने पर। तो ये हो जाएगा, इसमें जब हम 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32x प्लस 20y बराबर 36, ये हो जाएगा। इसमें जब हम 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27x प्लस 9 18y बराबर 9 चौक 36, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस दे देना। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 5x, और ये प्लस माइनस में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो फिर बहुत घटिया बात है, आप जाके इसको पहले सही कीजिए। ये हो जाएगा 2y और ये खत्म बराबर 0, 2y इधर प्लस में तो उधर चल जाएगा माइनस में, 5x बराबर माइनस 2y। अब हम लोग अपने मन से इन मान लेंगे इन दोनों जो है के बराबर है, 5x भी के बराबर है और माइनस 2y भी के बराबर है, के एक संख्या है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5x बराबर के और माइनस 2y बराबर भी के। यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा के बटे 5 और y का मान निकल जाएगा माइनस के बटे 2। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है,
एक्स और बाई का मान समीकरण एक या दो जो आपको पसंद है उसमें रख दो, तो हम एक में ही रख देते हैं। तो एक्स कोमा बाई का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक क्या है, 8 गुना एक्स, 8 गुना के बटे 5 प्लस 5y, 5 गुना माइनस के बटे 2 अब बराबर 9। इसको हल कर देते तो ये हो जाएगा 8 के बटे 5, ये प्लस माइनस माइनस 5 के बटे 2 बराबर 9। अब यहाँ से हमारा लघुत्तम जो आ जाएगा 5 और 2 का, ये हल करने का विधि तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 5 2 का लघुत्तम आ जाएगा 10, 5 कम 10, 2 बार में 8 दूना 16, माइनस 2 कम 10, 5 बार में 25, 25, ये हो जाएगा 9। अब इसको हम इधर ही बटा में तो उधर भेज देंगे तो गुना में चल जाएगा, जगह का थोड़ा सा कमी है। तो यहाँ से हो जाएगा 16 में से 25 जाएगा तो माइनस 9 के, अब बराबर 9 दे 90। यहाँ से के का मान निकल जाएगा -10, के का मान क्या निकल गया हमारा -10। अब के का मान जब 10 निकल गया तो तब तो आराम से बन जाएगा x बराबर हमारा क्या है, k बटे 5, k बटे 5 इधर लिख दे थोड़ा सा, x बराबर हमारा है k बटे 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, k की जगह पे क्या रखना है -10 बटे 5, यानी 2 बार में, -2 बार में। तो यहाँ से x का मान हमारा निकल गया -2। ठीक उसी प्रकार हमारा जो y का मान है, y का मान क्या है हमारा, y का मान है -k बटे 2, -k बटे 2। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर माइनस और k का मान क्या है -10 बटे 2, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 10 बटे 2, यानी कितना बार है 5 बार में, यानी y बराबर 5। तो हमारा अनुपात निर्णय विधि भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पूरे 5 विधि पढ़े थे और पांचों विधि से एक एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। पहला जो विधि हम लोग जो पढ़े थे वो था तुलनात्मक विधि, दूसरा विधि हमने पढ़ा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विधि हमने पढ़ा लुप्तीकरण विधि, चौथा विधि हमने पढ़ा वज्र गुणन विधि, और हमारा जो पांचवा विधि था अनुपात निर्णय विधि। और एक छठा विधि है जिसे हम लोग ग्राफीय विधि भी कहते हैं, या लेखा चित्र के सहायता से समीकरण को हल कीजिए, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए हम लोग कुछ होमवर्क ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो देखने से आप लोग नहीं सीख पाइएगा, तो 2-4 दे देते हैं जिसको आप लोग को घर में करना है। मैथ आपसे 2 ही चीज करता है, मांगता है, एक प्रैक्टिस और दूसरा उसको समझिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, समझने से पहले ही प्रैक्टिस में लग जाते हैं। हाँ, मैथ पूरा प्रैक्टिस पर ही टिका हुआ है, पूरा मेहनत पर ही टिका हुआ है, लेकिन साथ साथ में हमें समझना भी होगा। तो हम लोग पांचों विधि को समझ चुके हैं, अब कुछ प्रश्न देंगे जिनको आपको हल करना है। हमने होमवर्क के तौर पे 3 हिसाब लिया है। पहला x - 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 3x - 3y बराबर 15 को वज्र गुणन विधि से आपको हल करना है। और दूसरा जो विधि है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 प्लस 1 बराबर 0, x माइनस y बटे 3 माइनस 3 बराबर 0 को हल करना है। आपको जो पांचों में से जो आपको आसान लगेगा उस विधि से इसको हल कर दीजिएगा। और तीसरा विधि है, तीसरा है 2x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8 को पांचों विधि से हल करना है। ये रहा आपका होमवर्क। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे हलों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि किस समीकरण की के कितना हल होगा। हलों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि ग्राफीय विधि पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ जैसे हम लोग शुरू में पढ़े थे ना कि हम लोग क्यों समीकरण सीख रहे हैं, तो ग्राफीय विधि तक में हम लोग समीकरण सीख जाएंगे। उसके बाद समीकरण का दैनिक जीवन में जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए हल करना सीखेंगे तीसरे दिन। दैनिक जीवन के प्रश्न को हल करेंगे लास्ट दिन। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।